Hello students, welcome in the new class today. Today we are going to discuss about the term angle of friction and angle of repose. In the last video we studied about the term frictions. Friction क्या था हमारे पास? It is a opposing force, it is self-adjusting force. ठीक है. और फ्रिक्शन कब प्ले करता था? जब दो बॉडी हमारे पास आपस में कांटेक्ट में आते थे बेटे. यही पढ़ा था हम लोगों ने. वहां पे हमने देखा था उसके लॉस को पढ़ा था. लॉस हमारे पास क्या था? Force of friction directly motion in normal direction and force of friction always lie in the opposite direction of motion of the body. ठीक है, and always lie tangentially along the direction of the applied force. ठीक है, does not depends upon the area of contact and depends upon the nature of surface. और उसके बाद हमने टर्म पढ़ा था limiting friction. It is maximum value of force of friction up to where it oppose the motion of the body. That term is called a limiting friction. So today we move to the term of angle of friction. What is angle of friction? ये देखो हमारे पास ये बॉडी पड़ा था तो हमारे पास क्या था? जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर पड़ा उसके ऊपर फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर. एक्शन, रिएक्शन, अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो आपके पास एक्शन क्या हो गया यहाँ पे? दैट इज वेट, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन बेटे. अप्लाइड फोर्स, सपोज आप इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, एंड दैट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन. अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इस पर्टिकुलर एंगल को हमने क्या बोल दिया? दैट इज रीड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटे. एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट कौन सा? ये. इस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कंसीडर्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अगर हमने इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करना है बेटे तो देखिए यहां से हमारे पास अगर मैं लिखता हूं tan थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. देखो जिस भी लाइन के साथ एंगल बनता है दैट इज बेस लाइन. तो हमारे पास बेस लाइन ये हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया. तो आपके पास क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो मैं लिखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन. तो हमने जब लॉ पढ़ा था तो हमारे पास क्या था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. जब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया था तो हमारे पास क्या बना था बेटे? दैट इज म्यू आर. इट मीन व्हाट इज म्यू? म्यू इज इक्वल टू F upon R. That is as per the laws of friction. So that mu is called as coefficient of friction बेटे. तो हमारे पास यहाँ बॉडी स्टेशनरी है तो दैट हम इसको क्या बोलेंगे? coefficient of static friction. अगर बॉडी मोशन में तो हम बोलेंगे coefficient of kinetic friction बेटे. तो आपके पास force of friction to normal reaction that is considered as coefficient of friction. और ये किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर. तो हमने यहां से लिखा coefficient of friction is equal to tan of किसका? कौन सा एंगल? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटे. ये हमारे पास लिख दिया गया. सेकंड टर्म हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज क्या बेटे हमारे पास? इट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वेयर द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग. सी ये मार्कर मैंने यहां रखा है बेटे. अब इस मार्कर को मैं यहां एंगल टिल्ट कर रहा हूं. देखो एंगल इंक्लाइन प्लेन बेटा अभी मूव नहीं किया, मूव कर दिया बेटे. इट इज इसके ऊपर लाऊंगा तब तो मूव करेगा. इट मींस इट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वेयर द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग. देखो आपने यहां रखा था नहीं मूव कर रहा, यहां रखा नहीं मूव कर रहा, और ऊपर उठाया एक से आगे की वो स्लाइड करना शुरू कर दिया. जहां से जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग दैट एंगल is called as angle of repose. It is a minimum angle of inclination where the body just starts sliding. That is considered as angle of repose बेटे. ठीक है, तो आपके पास देखो just start sliding. तो यहां पे देखो सपोज मैं यहां पे लेके चल रहा हूं कि मेरे पास बॉडी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है. इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो है वो नेट फोर्स एक्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास नेट फोर्स एक्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0. तो आपके पास क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? mg sin अल्फा को. और नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos अल्फा को. तो हमारे पास क्या बन गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन. तो यहां से देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही आ गया, नॉर्मल रिएक्शन ही आ गया. दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? tan अल्फा. तो हमारे पास अगेन दैट रेशियो इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटे. तो दैट इज इक्वल टू tan अल्फा. तो हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 से म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, सेकंड से म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा बेटे. अगर दोनों को रिलेशन देखना चाहते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिला? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. सो व्हाट इज थीटा? थीटा शुड बी इक्वल टू अल्फा बेटे. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज. ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. देखिए बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइड्स ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन. रफ वर्ड हमने यूज किया, इट मींस फ्रिक्शन इज देयर. ठीक है बेटे. तो आप लोग अगर अब आपके इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये बॉडी मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है बेटे, तो पहले हम लोग केस ले रहे हैं ये बॉडी स्लाइड्स डाउन. तो आपके बॉडी जो है वो नीचे कब आएगा बेटे? बॉडी स्लाइड डाउन, बॉडी
नीचे कब देखो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये आपके पास क्या आ गया, वेट ऑफ द बॉडी, ये आ गया नॉर्मल डायरेक्शन, और नॉर्मल डायरेक्शन को यहां पे कौन बैलेंस कर रहा है बेटे, mg cos थीटा, और इसको नीचे लेके कौन आ रहा है, ओनली mg sin थीटा इसको नीचे लेके आ रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है। ये बॉडी नीचे कब मूव करेगा, किस कंडीशन में मूव करेगा, बॉडी विल मूव ओनली इफ mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ऐसा नहीं है तो बॉडी मूव नहीं कर सकता बेटे। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है देन द बॉडी स्लाइड डाउन, ठीक है। अब mg sin थीटा इसको नीचे लेके आ रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज कर रहा है, तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्यों, नेट फोर्स तो ही लगा ना बेटे, ये नीचे आ रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, तो ये नेट फोर्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो आपने यहां से देखिए अब m और आपने यहां पे r की वैल्यू, और जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो किसके बराबर होता है, एज पर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन म्यू r म्यू mg cos थीटा। इन चीजों को आपने यहां पे रखा, इट मीन अब हमें यहां पे कौन सा फ्रिक्शन लेके चले, काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है तो काइनेटिक, अगर बॉडी स्टेशनरी है देन इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन बेटे। तो आपके पास क्या आ गया, देखिए m मास कॉमन आ गया, मास से मास चला गया बेटे, a इज इक्वल टू sin थीटा माइनस म्यू k cos थीटा इनटू g, दैट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्लाइड्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर सपोज बॉडी विल मूव अप, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है बेटे, अब देखो mg sin थीटा तो डाउनवर्ड ही होगा, अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा बेटे, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर हमको अपने बॉडी को ऊपर लेके जाना है बेटे, ऊपर लेके जाना है तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन अदरवाइज एटलीस्ट इक्वल टू द mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपने रख दी, तो हमारे पास बट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, तो हमारे पास एक्सीलरेशन ही आ गया बेटे। तो आप लोग इस चीज को मानते हैं, अगर आप लोग नीचे उतर रहे हैं, कहीं उतराई पे उतर रहे हैं, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है अपनी बॉडी के ऊपर, अगर आप लोग उसको चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो आपको फोर्स जो है ज्यादा लगाना पड़ता है। तो सिमिलरली विद द बॉडीज, बॉडी स्लाइड डाउन एंड स्लाइड्स अप बेटे, ठीक है, ओके। तो आपके पास ये आ गया हमारे पास स्लाइड अप, और ये आ गया हमारे पास स्लाइड्स डाउन बेटे, क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं सपोज आपको यहां पे बोलता हूं अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, हमने पीछे भी देखा था अगर फ्रिक्शन नहीं था, फ्रिक्शन लेस सरफेस था, तो हमारे पास a इज इक्वल टू g sin थीटा आया था। अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो हमारे पास व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ओनली इक्वल टू g sin थीटा बेटे। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है बेटे, इफ सरफेस इज frictionless then only acceleration is equal to g sin थीटा बेटे, ठीक है। सपोज अब आप बोलते हैं कि सर हमारे पास सरफेस ही प्लेन ही ऐसा है, अब आपने इस एंगल को कितना कर दिया, दैट एंगल शुड बी 90, अगर ये एंगल 90 डिग्री आपने कर दिया, अगर 90 डिग्री कर दिया तो हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे, देखो 90 डिग्री कर दिया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, sin 90 प्लस म्यू k cos 90, cos 90 कितना हो जाता है 0, sin 91, तो हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g, तब एक्सीलरेशन किसके बराबर आ गया, इक्वल टू g, इट मीन द बॉडी कितना एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा, इक्वल टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन दैट बिहेव जस्ट लाइक ए फ्री फॉल मोशन ऑफ द बॉडी बेटे। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, स्लाइड डाउन एंड स्लाइड्स अप। तो आप देखो ना, जब स्लाइड डाउन था तब तो ये इसको नीचे लेके आ रहा था और इसको अपोज कर रहा था, दैट इज डिफरेंस। अगर आपके पास क्या है, यहीं पे अगर मैं आपको बोलता हूं बेटे कि आपका सिर्फ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो mg sin थीटा तो निचली तरफ है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वो भी नीचे अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेगा बेटे। अब ऊपर ले जाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटे, तब जो है बॉडी जो है ऊपर मूव कर सकता है बेटे, है ना, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटे। हाँ बेटे देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास, इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश ऑफ ए बॉडी। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि पुल करना इजी है एज कंपेयर टू पुश बेटे, ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको करवाया था बेटे, देखो अगर आपके पास ये फोर्स था, सपोज ये एंगल थीटा, तो हमारे पास क्या बनता था, ये f cos थीटा, और ये क्या बनता था, f sin थीटा। अगर सपोज ये डायरेक्शन हमारे पास रिवर्स है बेटे, इस तरह से है, और ये एंगल थीटा, तो हमारे पास ये कंपोनेंट की डायरेक्शन भी कहां होती थी, टुवर्ड्स द ओरिजिन बेटे, टुवर्ड्स द पॉइंट f cos थीटा और यहाँ पे f sin थीटा। आपने इस चीज को नहीं भूलना बेटे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटे, ठीक है। देखो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये मैंने ले लिया पहला केस, आपके दोनों बॉडी एक जैसे एक ही सरफेस के ऊपर पड़े हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों बॉडी के लिए सेम है। एक बार हमने पुल और दूसरी बार हमने कौन सा मेथड अपनाया बेटे, पुश द बॉडी।
ठीक है। तो आपके पास दोनों बार मैंने एंगल ऑफ जो एंगल ले लिया एक ही एंगल के साथ लिए थीटा, तो यहां पे देखो ये अवे फ्रॉम द पॉइंट था, तो हमारे पास क्या हो गया एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, दोनों कंपोनेंट्स अवे जा रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या था, टुवार्ड्स द पॉइंट था बेटे, टुवार्ड्स द पॉइंट था, तो मैंने इस लाइन को आगे निकाल दिया, तो ये एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बेटे, तो ये बन गया एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट बन गया एफ साइन थीटा बेटे, ठीक है। अगर आप यहां करते तो यहां भी क्या बनता आपके पास एफ कॉस थीटा, और इसको करते तो ये क्या बनता एफ साइन थीटा बेटे, ऐसे आप हैंडल कर सकते थे। ओके, अब आप यहां नॉर्मल डायरेक्शन को मेजर करो, नॉर्मल देखो वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं तो r प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, तो व्हाट इज r इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। इस केस में देखो तो आपके पास व्हाट इज r इज इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों डाउनवर्ड हैं और ये अपवर्ड है, तो आपके इसको बैलेंस कर रहा है ये। अब हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हमने कहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। वहां से F इज इक्वल टू म्यू आर था हमारे पास लॉज ऑफ फ्रिक्शन से, तो देखो फर्स्ट केस में व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर कितना है mg माइनस एफ साइन थीटा, दूसरे केस में देखो म्यू आर mg प्लस एफ साइन थीटा बेटे, तो आपके पास कौन सा फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हुआ, F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां था इन केस ऑफ पुश, और F1 कहां था इन केस ऑफ पुल, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुश इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द पुल बेटे, तो हम लोग बोल सकते हैं पुल इज इजियर एज कंपेयर टू पुश। तो आप भी अपनी डेली लाइफ में किसी चीज को पुल करना इजी समझते हैं एज कंपेयर टू पुश द बॉडी बेटे, सो दैट इज रीजन कि व्हाई टू वी आर सेइंग पुल इज इजियर एज कंपेयर टू पुश बेटे। अब बेटे देखिए नेक्स्ट इज फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल, इट मींस फ्रिक्शन हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बेटे, इसके एडवांटेज भी है हमारे पास, डिसएडवांटेज भी है, सो इट इज नॉट डिजायरेबल, ठीक है। बट विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट थिंक ऑफ अवर सर्वाइवल, फ्रिक्शन के बिना हमारा सर्वाइवल जो है वो वेरी 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 डिफिकल्ट बेटे। सी एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, फिर भी हमें फ्रिक्शन के बिना हम लोग जी नहीं पा रहे हैं बेटे, ठीक है। तो एक ही बचा है कि हमारे पास हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बेटे, तो सी वन बाय वन, फर्स्टली वन एडवांटेज हेल्प अस टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो अगर सपोज हमारे पास सरफेस इज स्लिपरी, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, अगर फ्रिक्शन वहां पे नहीं है तो क्या हम लोग वहां पे वॉक नहीं कर सकते हैं बेटे, हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं, क्यों, स्लिपरी सरफेस के ऊपर हम लोग क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। देखो देयर इज ग्रेट एडवांटेज फॉर अस, ठीक है, हेल्प अस टू राइट। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर फ्रिक्शन यहां पे ना हो तो वी कैन नॉट राइट ऑन द पेपर, ठीक है, ऑन द बोर्ड, ठीक है, तो मतलब हेल्प अस टू राइट, हेल्प अस टू स्टॉप द व्हीकल। देखो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर आप लोग ब्रेक भी लगाते रहेंगे, ब्रेक मान ली टायर जाम भी हो गए तब भी वो स्लिप करके गाड़ी आगे भाग जाएगा बेटे, ठीक है। इट मींस फ्रिक्शन के बिना आप लोग गाड़ी को रोक भी नहीं सकते हैं रोड के ऊपर, ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते हैं बेटे, ठीक है। इट मींस तो आपने देखा कि ग्रेट एडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन बेटे, तो साइमल्टेनियसली देयर डिसएडवांटेजेस आल्सो देयर। डिसएडवांटेज में देखो डिक्रीज द स्पीड ऑफ व्हीकल, क्योंकि जब गाड़ी जो रोड के ऊपर चलता है बेटे तो मतलब टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है तो वो उसकी वहां पे उसकी कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाता है, उससे हमारे पास गाड़ी का स्पीड जो है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है बेटी। डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द मशीन पार्ट्स, हमारे पास मशीन्स है, वहां पे एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर मूव कर रहा है, तो जिस फोर्स के साथ उसको मूव करना चाहिए उसके साथ नहीं कर पा रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन जो है उसको के ऊपर क्या कर रहा है, अपोजिंग फोर्स, उसकी एनर्जी को वो वेस्ट कर रहा है, तो मतलब वहां पे डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीनरी आल्सो बेटी। थर्ड वन देखें, कॉज द वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स, मतलब कई बार हमारे पास फ्रिक्शन के कारण हमारे पास वो क्या होते हैं, उनको कुछ हार्म हो जाता है बेटे उन पार्ट्स के ऊपर बेटे, ठीक है। फॉर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड, मतलब जो एनर्जी हमारे काम में आने चाहिए थी वो फ्रिक्शन को ओवरकम में ही कुछ करने में ही हमारी एनर्जी जो है वेस्ट होगी बेटे। तो मतलब दिस एडवांटेज इज देयर, डिसएडवांटेज इज देयर, बट दोनों को साथ लेके अगर हम चले तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल, ठीक है। तो आप मतलब फ्रिक्शन के बिना हमारा सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है बेटे। अगर हम देखें हाउ टू रिड्यूस द, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा, बट फ्रिक्शन के बिना जी नहीं सकते, तो मतलब वो हमें हार्म भी कर रहा है, तो हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पॉलिशिंग द सरफेस, अगर हम सरफेस को प्रॉपर पॉलिश कर दें तो वहां पे कम एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी बेटे। ल्यूब्रिकेशंस, प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह कर दें मशीनरी पार्ट्स की बेटे। थर्ड, बाय प्रोवाइडिंग द स्ट्रीमलाइन शेप, मतलब उसकी उबड़ खाबड़ जो है वो शेप नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब शेप नहीं होना चाहिए, रेगुलर शेप होना चाहिए बेटे, ठीक है। कन्वर्टिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, तो आपको पता कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है दैट इज ग्रेटर द रोलिंग, तो हाउ टू रिड्यूस, स्लाइडिंग को हम लोग रोलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने आज के लेक्चर का एंजॉय किया होगा,
ठीक है, तो प्लीज स्टडी thoroughly these parts of frictions. Thank you very much.